जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बीपीएससी 78th के लिए आपको अर्थव्यवस्था को किस तरीके से पढ़ना है, उसके बारे में आज से हम लोग काफ़ी गहराई से चिंतन करेंगे। और इसके साथ ही साथ आप लोग को, अगर बहुत सारे लोग जो भी यूपी पीसीएस दे रहे हैं या फिर आरओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का अगर अच्छा सवाल बनेगा भी तो भी इसी लेवल के आसपास रहेगा जहां पर बीपीएससी आज मौजूद है। क्योंकि ये लोग सीधे सीधे यूपीएससी को कॉपी कर रहे हैं। यूपीएससी के जो सवाल हैं, जिस स्तर पे वहाँ पे पूछा जाता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, फैक्ट मिक्स रहता है, उसी तरीके के सवाल आपको बीपीएससी में भी देखने को मिल रहे हैं पिछले कुछ सालों से। पिछले साल लगभग 15 सवाल पूछे गए थे और इस साल भी लगभग 15 सवाल से 16 सवाल आप उम्मीद कर सकते हैं कि पूछा जाएगा। और करंट अगर आपने मिला लिया तो उसमें 3-4 सवाल आप और ऐड कर सकते हैं। तो इकोनॉमी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। 150 में से अगर आपको 18-20 सवाल कोई टॉपिक दे, सब्जेक्ट दे रहा है, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अच्छे से इसको देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला ये सवाल था, ये पिछले साल बीपीएससी 69th का है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। सिंपल सा बस ये पूछा गया है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। तो जो भी इंडेक्स हम पढ़ते हैं, रिपोर्ट हम पढ़ते हैं जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होगा, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, इसके अलावा भी संयुक्त राष्ट्र की तरफ से अगर कोई और भी रिपोर्ट जारी किया जाता है या कोई और संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो वो करंट का सेक्शन आप अर्थव्यवस्था में मानकर उसको तैयार कर सकते हैं। अभी तो मान लीजिए ये सिंपल क्वेश्चन था कि कौन रिलीज करता है, कौन प्रकाशित करता है, लेकिन इसके अलावा डिटेल भी हमें ये देखना पड़ेगा कि कितनी रैंक है भारत की, पहला रैंक किस देश का है, ये सब चीज़ें भी पढ़कर आपको जाना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2024 का जो ये रिपोर्ट है, इसमें भारत का 2 स्थान लुढ़का है और 129वें स्थान पर हम खड़े हैं। 2023 में हम 127वें स्थान पर मौजूद थे 146 देशों में। तो ये तो मान लीजिए एक है, इसमें फैक्ट हो गया। उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में आपसे ये भी अगली बार वो पूछ सकते हैं कि कौन कौन से मापदंड हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड हैं जिनसे हम लोग ये चीज़ों को देखते हैं। तो जो इंडेक्स वाला आप लोगों को एक करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा, वहाँ से आप लोग उसको देख लीजिएगा। हम लोगों ने उसे काफ़ी डिटेल में भी देखा हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये बीपीएससी 69 का पिछले साल का सवाल है कि इनमें से जो भी ये करेंसीज आपको दी गई हैं, इसमें सबसे महंगी, सबसे कॉस्टलीस्ट करेंसी कौन सी है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है। तो ये आपको इस तरीके से बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे महंगी कौन सी करेंसी है। तो कम से कम एक आइडिया आपके पास होनी चाहिए इंपॉर्टेंट करेंसीज का। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा फिर समझना। तो देखिए कुछ रैंक है, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। कुवैती दिनार, अब ये दिनार लगभग आप समझ लीजिए कि 225 रुपये के आसपास होता है। अगर एक दिनार, कुवैत का दिनार किसी के पास है तो लगभग 225 रुपया उसको बदल के वो भारत में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बीच में और भी देशों के दिनार और भी करेंसीज हैं, तो इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। 5वें नंबर पे आप देखेंगे तो जैसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो आप लोग पढ़ते हैं ना, जो अफ्रीका और यूरोप को अलग अलग करता है, जल डमरू मध्य है, जिब्राल्टर का जल डमरू मध्य या जल संधि, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, उसकी जो करेंसी है, उसकी जो मुद्रा है, वो भी कहलाती है जिब्राल्टर पाउंड। क्योंकि वहाँ पे पाउंड क्यों चलता है, पाउंड स्टर्लिंग क्यों चलता है? क्योंकि जिब्राल्टर जो है वो ब्रिटेन की ओवरसीज टेरिटरी है। ये कई बार हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। तो चूंकि जिब्राल्टर ब्रिटेन की ओवरसीज टेरिटरी है, मतलब उनके देश के बाहर भी अगर कोई उनका एक टेरिटरी है, साम्राज्य है, एक देश है छोटा सा, तो वो जिब्राल्टर है। वरना जिब्राल्टर बिल्कुल स्पेन के पास आता है। जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, जल डमरू मध्य है जिब्राल्टर वाला, वो स्पेन को यूरोप में और इधर मोरक्को को अफ्रीका में अलग करता है। तो वहाँ पर जो पाउंड स्टर्लिंग चलता है जिब्राल्टर का, चूंकि व्यापार बहुत ज़्यादा होता है, वही गेटवे है, वही रास्ता है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर एंट्री करने के लिए। तो वहाँ का ये करेंसी जो है पाउंड स्टर्लिंग, वो 5वें नंबर पर है। तो आप पाउंड ही मानिए, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद 6वें नंबर पर ब्रिटिश पाउंड आता है। तो 5वें और 6वें नंबर पे पाउंड है। तो यानी कि दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कोई करेंसी जो कम शक्तिशाली है, अगर आप बात करेंगे दिनार के बाद, तो वो आपको देखने को मिलेगा पाउंड, इतना याद रखिए। उसके बाद स्विस फ्रैंक है, स्विट्ज़रलैंड है, स्विस है, वहाँ पर आपका क्या चलता है, फ्रैंक, वो 8वें नंबर पर है। तब जाके यूरो है, और यूरो के डॉलर के बाद यूएस डॉलर आपको देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कि कौन सी करेंसी सबसे महंगी है। तो इसमें क्या आपको दिनार कहीं दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। कौन सा आपको सबसे
अगला स्ट्रॉन्ग करेंसी नज़र आ रहा है, मजबूत मुद्रा नज़र आ रही है, तो वो हो गया पाउंड स्टर्लिंग, और यही इसका आंसर है। अगर आपसे बोलता कि आप इसको क्रमानुसार तरीके से लगाइए, क्रोनोलॉजिकल मैनर में लगाइए, सबसे महंगे से सबसे कम मुद्रा में, तो उस हिसाब से आप किसको पहले नंबर पे देते हैं? अगर मान लीजिए नन ऑफ दिस की जगह कुवैती दिनार देता, तो सबसे पहले कुवैत का दिनार होता, उससे कम महंगा पाउंड, उससे कम महंगा यूरो, उसके बाद यूएस डॉलर। ठीक है, तो हो सकता है अगली बार इस तरह का सवाल देखने को मिल जाए। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को समझना है। उसके बाद पिछली बार का 69 का एक क्वेश्चन ये भी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है आरबीआई का, यानी कि आरबीआई का जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है, आपको ये बताना है कि कौन सी करेंसी, मतलब इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो उसमें शामिल नहीं है या फिर उसमें शामिल है, ये आपको बताना है। तो क्या आरबीआई के द्वारा जो मेंटेन किया जाता है विदेशी मुद्रा भंडार, उसमें ये चारों चीज़ें हैं, या दो है, या एक है, या कोई भी नहीं है, इस तरह का सवाल था। तो उसमें विदेशी मुद्रा संपत्ति, फॉरेन करेंसी एसेट भी होता है, गोल्ड भी होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी होता है, यानी विशेष आहरण अधिकार, और रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। अब ये जो 3 और 4 है, इसको हम लोग अलग से डिटेल में देखेंगे। तो कॉन्सेप्चुअल तरीके से, कॉन्सेप्ट जब आपका चीज़ें क्लियर होंगी तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। तब तक आप लोग अपने लेवल पे थीम को पकड़िए, समझिए, और टॉपिक जो भी आपके पास जहाँ से भी पढ़ने का स्रोत है उसको पढ़िए। बाकी हम लोग तो रिवाइज करेंगे ही, साथ में देखेंगे ही। तो ये चारों के चारों राइट आंसर है। तो उसमें जो ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, एक सवाल इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड पर भी है। ठीक है, तो बीपीएससी 69 जो था उसमें एक सवाल था ये दिवाला और दिवालियापन का, बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी का। तो इन्होंने स्टेटमेंट अलग अलग दे रखा था। जो इंसॉल्वेंसी है, जो दिवाला है, दिवाला निकल गया जिसे हम कहते हैं, तो दिवाला के साथ में जो स्टेटमेंट था वो बैंकरप्सी का था, यानी कि दिवालियापन का, और आपस में इन्होंने एक दूसरे का स्टेटमेंट घुमा दिया था। तो इसका राइट आंसर फिर इस हिसाब से कॉन्सेप्ट से आप समझ जाएंगे। तो देखिए, इंसॉल्वेंसी क्या है, आप ये समझिए। कोई व्यक्ति है या कोई कंपनी है, अगर उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि वो लोन जो लिया हुआ है, कर्ज लिया हुआ है, उसको वापस नहीं कर सकने की स्थिति में पहुंच चुका है, यानी 3 महीने 4 महीने बीत गए और वो ब्याज और जो मूलधन है वो वापस नहीं कर पा रहा है, वो ऐसी स्थिति में है कि उसको इतनी प्रॉफिट नहीं हो रही, या मुनाफा नहीं हो रहा है, या उसकी इतनी कमाई नहीं हो रही है कि लिया हुआ कर्ज को वो वापस कर सके। तो जब आप उस स्थिति में पहुंचते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो या फिर आपकी कोई कंपनी उस स्थिति में पहुंचती है जहां पर आप लिए हुए कर्ज को वापस नहीं कर सकते हैं, तब हम उसे कहते हैं इंसॉल्वेंसी, यानी दिवाला। तो इंसॉल्वेंसी एक तरीके से क्या हो गई, आपकी वित्तीय स्थिति हो गई, फाइनेंशियल स्टेट हो गया। अभी हम कोई कानूनी प्रक्रिया को नहीं अपना रहे हैं, हम सिर्फ एक आपकी स्थिति बता रहे हैं। आपकी जो वित्तीय स्थिति है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो इस तरीके से है कि कोई व्यक्ति या इकाई यानी एंटिटी बकाया होने पर अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ है, इनकेपेबल है टू रीपे द लोन जो उसने लिया हुआ है। तो बैंकरप्सी क्या होगा, सबसे पहले आप एक दिवाला वाली स्थिति में पहुंचेंगे। उसके बाद जब सामने वाला बैंक या सामने वाला कोई भी दूसरा एक एंटिटी है या इकाई है जिसने भी आपको कर्ज दिया है, उसको जब ये पता चल जाएगा कि अब आप कर्ज नहीं वापस कर पा रहे हैं, तब वो फिर आगे की कानूनी प्रक्रिया को अपनाता है। और जो कानूनी प्रक्रिया को अपनाता है, उस कानूनी प्रक्रिया, उस लीगल प्रोसेस को हम लोग बैंकरप्सी का नाम देते हैं, जिसको कहते हैं दिवालियापन। यानी पहले दिवाला एक आपकी स्थिति थी और फिर अब आपको दिवालियापन आपका घोषित किया जाएगा कानूनी प्रक्रिया को अपनाने के बाद। ठीक है, तो लीगल प्रोसेस, कानूनी प्रक्रिया बैंकरप्सी है, आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो वित्तीय स्थिति है, वो इंसॉल्वेंसी है। बस यही कुल मिला के बात था। और एक ऑप्शन दिया हुआ था इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में, बोर्ड के बारे में। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड बनाया है इन चीज़ों को देखने के लिए, जिसे हम भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड कहते हैं। इसके बारे में बस इतना जान जाइए कि 1 अक्टूबर, अगर आपको डेट नहीं भी याद है, तो सन 2016 में इसकी स्थापना की गई थी, जो वो ये इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी की प्रक्रिया को देखता है। और ये गठन इसका किया गया था इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड 2016 के अंतर्गत, जिसे हम कहते हैं दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016। ये भी सवाल था। ये सवाल है बीपीएससी 67 का कि भंडारी कमेटी जो है वो इनमें से किससे जुड़ी हुई है, यानी भंडारी समिति का संबंध निम्नलिखित में से किन चीज़ों से है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन यानी कि अप्रत्यक्ष कराधान, एग्रीकल्चरल क्रेडिट यानी कृषि ऋण, उसके बाद डायरेक्ट टैक्स से जुड़ा हुआ है प्रत्यक्ष कर से, या रीजनल रूरल बैंक के रीस्ट्रक्चरिंग से, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी।
जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, रीजनल रूरल बैंक, उनके रीस्ट्रक्चरिंग या पुनर्गठन से जुड़ी हुई जो समिति है, या जो समिति इन रीजनल रूरल बैंक्स को रीस्ट्रक्चर करने के लिए बनाई गई थी, या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनका पुनर्गठन करने के लिए बनाई गई थी, उस समिति का नाम भंडारी समिति है। ये बीपीएससी 67 का सवाल था। अब हम थोड़ा सा रीजनल रूरल बैंक के बारे में देख लेते हैं। जब बात यहाँ पर आ गई है, चर्चा यहाँ पर हो गई है, तो देखिए जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इनके पुनर्गठन के लिए, मतलब 1975 में इन्हें बनाया गया था। एक नरसिम्हम समिति है, नरसिम्हम जी का नाम आप कई बार सुने हैं। नरसिम्हम समिति ने सिफारिश की 1975 में कि हाँ, एक क्षेत्रीय स्तर पे ग्रामीण बैंक होना बहुत ज़रूरी है, जो गांव की ज़रूरतें हैं उनको पूरी कर पाएँ, उनको ऋण दे पाए। बड़े बड़े बैंक जो हैं वो बाकी और शहरी क्लाइंट से भी डील करते रहते हैं, उनको भी ऋण देते रहते हैं, तो हो सकता है ग्रामीण ज़रूरतों को पूरा ना कर पाएँ, तो उसके लिए क्षेत्रीय लेवल पे ग्रामीण बैंक बनाने की आवश्यकता है। इस तरह का सिफारिश नरसिम्हम समिति की तरफ से दी गई थी। ये 1975 में नरसिम्हम समिति के द्वारा ये सिफारिश दी गई थी। और उसके बाद रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि आरआरबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्थापना होता है। सबसे पहला अगर आपसे ये पूछा जाए कि रीजनल रूरल बैंक या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था जिसकी स्थापना की गई थी, तो वो 2 अक्टूबर यानी जो आज का दिन है, जो महात्मा गांधी जी का हम जन्म दिवस मनाते हैं और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्मतिथि मनाते हैं, दोनों ही महापुरुष लोगों का जन्मदिन है। तो ये 2 अक्टूबर और 1975, ये 2 अक्टूबर 1975 को प्रथम ग्रामीण बैंक के नाम से पहली रीजनल रूरल बैंक यानी कि प्रथम ग्रामीण बैंक, देखिए नाम भी है प्रथम ग्रामीण बैंक, प्रथम है ग्रामीण बैंक, तो इसी ये पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय है वो मुरादाबाद में है। मुरादाबाद जो अपने उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद है, वहाँ पर पीतल के लिए भी फेमस है मुरादाबाद। आप लोग जानते हैं ब्रास का बहुत सारा चीज़ वहाँ पे बनता है, तो उसी के लिए ये फेमस है। वहाँ पर इसकी स्थापना की, मतलब वहीं पे इसका मुख्यालय है। और बाकी ये जो भंडारी समिति है, इसे 1994-95 का जो वो वित्तीय वर्ष था उसमें इसे बनाया गया था और सिफारिश इन्होंने दिया था, इसको ध्यान रखिएगा। एक सवाल पूछा गया था बीपीएससी में, 4 समितियों के नाम थे और उनके सामने आपको मिलान करना था कि वो उनका मकसद क्या था उनको बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग उसे रिवीजन फॉर्मेट में देख लेते हैं। तो इसका मतलब आपको ये भी आइडिया लगेगा कि अब से जब भी अगले सवाल में इनसे जुड़े हुए समिति का नाम अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर पहले ही देख ले रहे हैं। तो सरकारिया कमीशन के बारे में लिखा हुआ था। तो सरकारिया समिति क्यों बनाई गई थी? केंद्र और राज्य के बीच का जो संबंध है, जिसे हम लोग सेंटर और स्टेट का रिलेशन का नाम देते हैं, उसको देखने के लिए, उसको एनालिसिस करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए सरकारिया समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1983 में, यानी जिस साल वर्ल्ड कप हम जीते थे पहली बार, उसी साल सरकारिया कमीशन का गठन किया गया था। उसके बाद सी रंगाराजन समिति आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। गरीबी को लेकर जो वो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा को तय की जाती है, उससे भी जुड़े हुए हैं रंगाराजन जी। तो रंगाराजन जी को गरीबी का जो एक मापदंड स्थापित करने के लिए, यानी कि समीक्षा करने के लिए, गरीबी मापने की पद्धति की समीक्षा करने के लिए योजना आयोग द्वारा इनकी स्थापना की गई थी इस समिति की। पारेख समिति अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही उच्च स्तरीय सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, मतलब बुनियादी ढांचे पर उच्च स्तरीय सरकारी समिति थी, जिन्होंने ये बोला कि शहरों से शुरू होने वाली बिजली, मतलब इन्होंने बोला कि बिजली वितरण जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों लोगों को साथ में शामिल करिए। देखिए बिजली का जो उत्पादन होता है बंधों में, कोयले के संयंत्रों में, कोल थर्मल प्लांट में, विद्युत ताप संयंत्र में, यानी कि थर्मल कोल प्लांट में, वो तो सरकार के अधीन है पूरा का पूरा क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र में वो आता है, पब्लिक सेक्टर का हिस्सा है। एक बार बिजली बन गई, बिजली बनने के बाद आपको उसको क्या करना होगा? उसका वितरण करना होगा। बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन आप लोगों ने देखे होंगे, ऊपर से आपके पास करते हैं, खेतों से, काफ़ी पहाड़ों से, वो जो ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं, हाई टेंशन वायर जिसको आप बोलते हैं, तो वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जहाँ से बिजली बनकर आई, तो जहाँ पहुँचाना है आपको किसी शहर या किसी जगह पर, तो वहाँ पर आपको वितरण करना होगा। तो इन्होंने, पारेख जी ने कहा कि ये जो वितरण हो रहा है बिजली का तारों के माध्यम से, आप इनमें सरकार के अलावा प्राइवेट को भी शामिल करिए, ताकि और बेहतर तरीके से इसका वितरण किया जा सके। नरसिम्हम समिति हमने पहले भी देख लिया कि 1975 में उनके सिफारिश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना की गई। तो नरसिम्हम समिति बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म से भी जुड़ा हुआ है, यानी कि बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार से भी जुड़ा हुआ है। अब ये एक सवाल है, ये बीपीएससी 69 पिछले साल का सवाल था
कि किस वर्ष इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन को अपनाया गया था, यानी औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 ए। अब देखिए, इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है जानना कि ये दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेके। 1948 में पहली नीति आ चुकी है, यानी 1948 की नीति के बाद औद्योगिक विकास पर यह दूसरा व्यापक वक्तव्य था। और इसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इतने डिटेल्ड लेवल पर इन्होंने इतने गहराई से चीज़ों की समीक्षा करके अपनी बात रखी थी इस नीति ने, कि इसे भारत का आर्थिक संविधान भी बोला जाता है। तो कई सारे एग्जाम में आप देखेंगे बस सीधे यही सवाल आता है कि किसे हम इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, यानी भारत का आर्थिक संविधान बोलते हैं। तो ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 है, इसे ही हम इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का आर्थिक संविधान बोलते हैं। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, कुछ उद्देश्य थे, उनको भी देख लेते हैं। इन्होंने बोला कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है ना, उनका विस्तार करिए, मतलब पब्लिक सेक्टर का एक्सपेंशन करिए, क्योंकि बहुत सारे अंग्रेजों के टाइम में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट थे, पूंजीवादी लोग थे, जो अपने हाथ में प्रॉपर्टी को रखे हुए हैं और उसका फ़ायदा समाज को नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने बोला कि कोऑपरेटिव बढ़ाइए, उसके बाद सरकारी क्षेत्रों का विकास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉफिट कमाने के लिए बैठी नहीं है, वो तो नो लॉस नो प्रॉफिट के थ्योरी पे चलती है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग, लघु उद्योग, इनको बढ़ाने में आप सहायता करिए, ऐसी नीतियाँ बनाइए। और जो क्षेत्रीय असमानताएं फैली हुई हैं, रीजनल इनइक्वालिटीज़, उनको भी कम करने का काम करिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य था जो इन्होंने दिया था। तो ठीक है, यहाँ से आपको काफ़ी आइडिया लगा होगा कि किस तरीके का इकोनॉमी का सवाल आ रहा है, और ये चीज़ें अगर आप पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है हर एग्ज़ाम में आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, और बीपीएससी के लिए जो अलग एक ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे आप लोग ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, उसमें आपको फ़ायदा होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।